बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन और फिर डायज़ोनियम क्लोराइड के बारे में। तो प्रिपरेशन देख लिया गया था, बेसिक स्ट्रेंथ भी देख लिया गया था। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ऑफ एनिलीन यहाँ पर पहला रिएक्शन ड्यू टू NH2, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू NH2 ऑलरेडी स्टडीड। NH2 के कारण अपक्रिया पढ़ ली गई है और ये मोस्टली, सभी रिएक्शन तो नहीं लेकिन मोस्टली होती हैं RNH2 जैसे एंड सिमिलर टू RNH2। एक आध रिएक्शन छोड़ के मोस्टली ऐसे ही होते हैं, सब पढ़ा गया है। यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्शन ड्यू टू OH बेंजीन रिंग, ये पहला था। ड्यू टू बेंजीन रिंग यहाँ पर। अब यहाँ पर जो NH2 है ये प्लस M ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जो प्लस M होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग है। पावरफुल एक्टिवेटिंग है फॉर ESR। तो ESR रिएक्शन का जो रेट है ये काफी अधिक बढ़ा देता है। यहाँ पर हैलोजिनेशन, यहाँ पर आप NH2 ले रहे हैं, Br2 CS2 ले रहे हैं। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। Br2 का जो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन है वो कम होगा, तो कम होगा तो Br प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये आर्थो पोजीशन पर या तो अटैक करेगा और या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। यहाँ पर Br आ जाएगा। अगर इसी NH2 को Br2 वाटर के साथ, मतलब Br2 वाटर के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट कराया जाए तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है जो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन को बढ़ाता है, जिसलिए Br प्लस का कंसंट्रेशन काफी ज़्यादा होगा और तब ये तीनों पोजीशन पर, आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर अटैक कर लेगा। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6
ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये नोट करके आपको बता दें, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट नोट करके ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट obtained only in case of aniline and phenol। तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है एनिलीन और फिनाल में प्राप्त होता है और कहीं पर प्राप्त नहीं होता। सल्फोनेशन, यहाँ पर भैया आप NH2 ले रहे हो, ये एनिलीन, यहाँ पर फ्यूमिंग या कंसंट्रेट H2SO4 भी ले सकते हो। यहाँ पर होगा क्या, NH2 तो है SO3H, एक बार आर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ये अगर ध्यान रखेंगे लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर फेवर्स आर्थो, लो टेम्परेचर फेवर्स आर्थो मतलब लो टेम्परेचर है तो आर्थो ज़्यादा मिलेगा, लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। और हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये फेवर करेगा किसका, आर्थो का, पैरा का। मतलब हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में आपको पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। और हाई टेम्परेचर किसको कहोगे, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। ये बुक में आपके बना हुआ है ये क्वेश्चन, ये टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है ऐसे, और उसमें आप देखेंगे केवल पैरा प्रोडक्ट लिखा है, आर्थो नहीं लिखा है। यहाँ पर लगभग 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है, सॉरी ये 435 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 435 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि केल्विन है, तो 435 केल्विन है। तो ये यहाँ पर 435 केल्विन तब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसलिए मेजरली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा मिलेगा, और पैरा मिलेगा तो हम लोग लिखेंगे, आर्थो नहीं लिखेंगे। अब ये NH2 बेस है और SO3H एसिड है, तो एसिड बेस अगर एक ही कंपाउंड में है तो इनका सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पर NH2 से जुड़ जाएगा। तो NH3+, SO3-, इसको कहेंगे जुपिटर आयन। जुपिटर आयन आर इंटरनल साल्ट, इंटरनल साल्ट। जुपिटर आयन is formed at certain pH known as isoelectric point,
जुपिटर आयन एक निश्चित पीएच पर फॉर्म करता है जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। एट दिस पॉइंट या एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो जो जुपिटर आयन है एक निश्चित पीएच पर बनता है और उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, हिंदी में समविभव बिंदु कहते हैं। तो समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो जुपिटर आयन है इसकी विलेयता सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सॉल्युबिलिटी विलेयता ऑफ जुपिटर आयन मिनिमम। तो इसकी जो विलेयता होगी जुपिटर आयन की समविभव बिंदु पर न्यूनतम होगी एंड इट डज नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन एनी इलेक्ट्रोड। तो ये जो जुपिटर है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर इसकी विलेयता सबसे कम होगी और इसका माइग्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं होगा, मतलब अभिगमन किसी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं होगा, किसी इलेक्ट्रोड की तरफ ये नहीं जाएगा। ये हो जाएगा भैया। नाइट्रेशन की बात किया जाए, नाइट्रेशन यहाँ पर नाइट्रेशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रेशन के जो एजेंट रहते हैं कंसंट्रेट H3 होता है प्लस कंसंट्रेट H2SO4 होता है। तो ये हो जाता है पैरा प्रोडक्ट पे NO2 आ गया। मेटा पर NO2 आ गया। आर्थो पर NO2 आ गया। प्लस यहाँ पर टार भी मिलता है। ये सारी चीज तो आपसे यहाँ पर जो पैरा और मेटा का जो रेशियो है ये यहाँ पर ये है 51% और ये है 47%, ये है लगभग 2%। टार बहुत कम में है तो ये लगभग नियरली 1:1 है, 1 है। तो आपसे कई बार पैरा मेटा का रेशियो पूछ लेता है तो 1:1 है भैया, आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट नाइट्रेशन यहाँ पर ध्यान दिए, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन शुड अवॉइड, मतलब एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन से बचना चाहिए। क्यों? एज ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, अनडिजायर्ड का मतलब जिनकी आप उम्मीद न करें, अनापेक्षित, जिनकी अपेक्षा न करें, वो भी मिलते हैं। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट इज आल्सो ऑब्टेन्ड। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट क्यों मिलेगा? बिकॉज
acidic medium, NH2 get protonated and convert into NH3 plus, which is meta directing. So meta product is also obtained. So meta product is also obtained. Further, further, फर्दर यहाँ पर ध्यान दें बेटा क्या होगा, कंसंट्रेट HNO3 is strong oxidizant and in presence of NH2 benzene ring is susceptible for oxidation. So oxidized product is obtained. यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान दें, ये कंसंट्रेट HNO3 जो है आपका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बेंजीन रिंग NH2 की प्रेजेंस में खुद ऑक्सीडेशन के लिए तैयार रहती है। ससेप्टेबल का मतलब रेडी फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन के लिए तैयार है। तो कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडेशन करना चाहता है और NH2 की प्रेजेंस में मतलब एक्टिवेशन बढ़ गया है, तो जो बेंजीन रिंग है वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने से ये चीज़ हो जाएगा। और इस अनियमितता से बचने के लिए आप क्या करेंगे, टू अवॉइड above condition या irregularities, avoid above condition before nitration aniline या NH2 is treated with acetyl chloride और एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको आप एसिटाइलेशन कहते हैं। मतलब रिएक्शन के पहले एसिटाइलेशन किया जाएगा। ऐसा करने पर भैया क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर यहाँ पर ध्यान दो, ये जो NH है ये 2 है, यहाँ पर CH3COCl ले रहे हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं। ज़्यादातर एसिटिक एनहाइड्राइड सही मानते हैं, चूँकि है दोनों की प्रेजेंस में वही चीज़, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में और एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में फास्ट होगा, इसलिए एसिटिल क्लोराइड नहीं लेते हैं यहाँ पर pyridine। अब यहाँ पर भैया यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये। तो अब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, NaHCO
CH3। अब ये जो NH का लोन पेयर है बेंजीन रिंग में आ सकता है और CO की तरफ जा सकता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस रेजोनेंस। और NH बेंजीन रिंग से जुड़ा जो लोन पेयर रखता है, इसलिए प्लस M ग्रुप होगा। यहाँ पर NH COCH3 is plus M group and activating and ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कर लिया जाए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, but less activating as lone pair of nitrogen is also in conjugation of carbonyl group। तो ये जो NHCOCH3 है, तो ये भैया NHCOCH3 is plus M group and orthoparadiacting but less activating as lone pair of nitrogen is also in conjugation of carbonyl group। ये आपको लिखाया गया है, मतलब समझाया गया। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का लोन पेयर है, ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये CO के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, मतलब ये इधर भी जा सकता है और बेंजीन रिंग के भी साथ जा सकता है। तो जो बेंजीन रिंग में भी जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ, और CO के साथ भी जा सकता है, तो मतलब ये हुआ कि एक ही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब बेंजीन रिंग में डायरेक्टली नहीं जाएगा, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो रेट क्या होगा? कम होगा। रेट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मतलब लोन पेयर एक साइड में नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसकी एक्टिविटी पावर कम होगी। तो आपसे पूछा जाता है कि NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किससे करते हैं, तो आप कहेंगे कि NHCH3COCl या एस्टिक एनहाइड्राइड से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और प्रोटेक्शन में होता क्या है, तो आप कहेंगे NH2 ग्रुप की जो एक्टिविटी पावर है वो कम हो जाती है, जिससे आपको अनडिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर पिरिडिन ले रहे हैं, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। मेजर तो पैरा वाला होगा, क्योंकि आर्थो में हिंड्रेंस ज़्यादा है, अवरोध ज़्यादा है, यहाँ पर अटैक करना उतना आसान नहीं है, तो ये मेजरली पैरा पे ही जुड़ेगा। यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये बांड टूट जाएगा।
ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होंगे। मतलब जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं वही मिलेंगे, जो आप नहीं चाह रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं और एसिटाइलेशन पढ़ते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन हम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, सीधे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, नॉट रिप्रेजेंटेड। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे एज NH2 हैज लोन पेयर, चूंकि NH2 के पास लोन पेयर है, NH2 हैज लोन पेयर and it form complex with form complex with NH2, which become deactivating, which become minus M group and deactivate, which become minus M group and deactivating. फिनाल भी ऐसा करता है, तो ये NH2 इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा AlCl3 के साथ और ये माइनस M ग्रुप बन जाएगा, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम कर देगा, ये हो जाएगा। तो ये माइनस M ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग, ये हो जाएगा। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलेगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखते हैं बेटा, यहाँ पर तो भैया ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन में देखा जाए क्या होगा, यहाँ पे एयर, तो ये क्विनोन बन जाएगा। बाई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजेंट, यहाँ पर ध्यान दें,
K2Cr2 7H+, RKNO4H+, ये टॉर बन जाएगा या एनिलीन ब्लैक। बल्कि एनिलीन ब्लैक ही लिखा जाए, नॉट टॉर। तो ये एनिलीन बन जाएगा। ये हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, डायोनियम क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड में देखा जाए, यहाँ पर ये बेंजीन डायोनियम क्लोराइड होता है। ये फॉर्मेशन की बात की, बाई डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। बाई डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। यहाँ पर ध्यान दें, HNO2 और यहाँ पर H 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एजोनियम साल्ट बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। स्टेबल रेजोनेंस only at low temperature. Its formation is known as diazotization. Primary amine also form ammonium salt, but not stable due to absence of resonance. वहाँ पर resonance नहीं होता है, तो एनिलीन स्टेबल बनाता है, प्राइमरी अमीन अनस्टेबल बनाता है। केमिकल रिएक्शन में बात करें, reaction due to N2 reaction in which N2 is replaced which N2 is maintained coupling reaction. Coupling reaction, reaction in which N2 is maintained.
reaction in which N2 is replaced. SN1. CuCl HCl, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, CuBr HBr, आयोडोबेंजीन बन जाए, सॉरी ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, CuHCl। ऊपर को गाटरमैन रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन 80% सॉरी गाटरमैन नहीं, सैंडमेयर है, सॉरी सैंडमेयर रिएक्शन है। यहाँ पर गाटरमैन रिएक्शन yield up to 40%। यहाँ पर KI हीट, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, KCl N2 गैस मिल जाएगा, CuCN K, यहाँ पर K3CuCN होल 4 बन जाएगा, यहाँ पर साइनोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर N2 प्लस KCl मॉडिफाइड यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पर HBF4 ले रहे हैं, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। यहाँ पे Cl निकल जाएगा, N2 प्लस बचेगा, BF4 माइनस बचेगा। हीट करेंगे तो N2 निकल जाएगा, अपना प्लस यहाँ पर छोड़ देगा, जहाँ पर F आके जुड़ जाएगा, N2 जाएगी, BF3 बच जाएगा। इसको कहेंगे साइमन रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन। फिर यही चीज आप यहाँ पर तो बन ही जाएगा, N2BF4 माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर Cu और NaNO2 के साथ हीट कर देते हैं।
यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, N2 गैस निकल जाएगी, ये हो जाएगा। तो ऊपर से SN2 है, SN1 है, यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पर CH3 CH2OH। तो यहाँ से ध्यान दें, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से N2 पूरा निकल जाएगा, अपना प्लस यहाँ पर छोड़ देगा, Cl यहाँ एक Cl जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये H ये यहाँ पर फिर से वही CH3 हो गया, यहाँ पर SN Na2SnO2 और H2O लेंगे, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर निकल के जाएगा, Na2SnO3 बच जाएगा। जो हाइड्रोजन यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, N2 गैस बन गई। यहाँ पर अगर आपने यही लिया, यहाँ पर N2Cl, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर H3PO2 और वाटर लिए हो, से निकल के यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक Cl से जुड़ जाएगा, तो N2 गैस निकल के Cl निकल गया और H3P3 हो गया। यहाँ पर इतने रिएक्शन में एजोनियम लवण या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर reaction in which nitrogen is maintained, reaction in which nitrogen is maintained। यहाँ पर ध्यान दो, N2Cl, SnCl2 और HCl, NH2, यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन से 2H मिल जाएगा, ये बांड टूट जाएगा और ये 4H मिल जाएगा। और अगर यही चीज मेटल और हैं, मेटल और बेस, बेस में NaOH
मेटल में जिंक और आयरन लिए हैं। मेटल और बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर एन गया। कपुलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम कंडेंस with benzene ring and compound in which benzene ring has plus M group. Condensation occur at para position. If para position is occupied, then condensation occur at ortho position. यहाँ पर पहला बेंजीन, यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर NaOH रिएक्शन, तो NaOH रिएक्शन यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ से H निकल गया। अब यहाँ पर इसको एजोबेंजीन कहेंगे, गैम्बर्ग रिएक्शन कहेंगे। एक बार ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीएमटी में कि ये रिएक्शन दे के पूछा गया था कि ये गैम्बर्ग रिएक्शन है या कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो आप पढ़ तो है वो कंडेंसेशन के अंतर्गत, आप तो बताओगे कंडेंसेशन रिएक्शन है, जबकि इसका नेम रिएक्शन है गैम्बर्ग रिएक्शन। तो एक बताना हो तो आप गैम्बर्ग रिएक्शन बताएंगे, क्योंकि कंडेंसेशन तो बहुत सारे होंगे। तो ये चीज आएगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा फिनाल। यहाँ पर भैया ये N2Cl, ये फिनाल एसिडिक होता है, तो मीडियम यहाँ पर बेसिक लेंगे, pH 10 लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो ये हो जाएगा तो कहेंगे ये जो हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन।
विद एनिलीन। एनिलीन बेसिक है तो यहाँ स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेंगे, पीएच 6 लेंगे, पीएच 6 से कम कर देंगे रिएक्शन रुक जाएगा। कारण जब ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो NH2 का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये जो NH2 है यहाँ पर H जुड़ जाएगा, NH3+ बन जाएगा। तो ये NH2 जब NH3+ में बदल जाएगा तो प्रोटोनेस मतलब -M हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग मतलब डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। इसका नाम था एमिनो, ये जो यहाँ पर NaSO3 इसको डाइएजोटाइज्ड सोडियम सल्फानेलिक एसिड, ये हो जाएगा। यहाँ से HCl निकल गया, पीएच वही 6 के आसपास हो जाएगा, NaSO3 ये हो जाएगा। इसको कहेंगे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज यहाँ पर NH2 C6H5N2 प्लस यहाँ पर pH 6 C6H5N2 प्लस Cl pH 10। तो pH 6 है तो NH2 के रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन पे आएगा, और pH 10 है OH के रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे आएगा। और अगर कुछ नहीं बताया गया है, ध्यान रखिए, अगर कुछ नहीं बताया गया है, यहाँ पर CH3NH2 कर दिया गया, केवल कुछ बताया ही नहीं गया, तो जो ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन पे लिख दिया जाएगा। ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है N2, तो यहाँ पर भैया N डबल बॉन्ड N 6H5 हो गया। तो ये हम लोग एनिलीन पढ़ रहे थे और बेंजीन डायनियम क्लोराइड पढ़ रहे थे, पढ़ लिया गया। आज की बात यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करें। ठीक है बेटा।